हेलो स्टूडेंट्स। 2023 जनवरी 29 को शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा हुआ था जो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था बेटे। और जब हम क्लास में इसको पढ़ाते हैं तो बच्चों को समझाने में बहुत टाइम लगता है क्योंकि बहुत सारे कंसिडर क्वेश्चन है, बट समझना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आपने एक क्वेश्चन कर लिया, वैसे तो आसान तरीका होता है कि क्वेश्चन को छोड़ दो, बच्चों को समझ में नहीं आता है, बट अगर आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर करेंगे तो आपको बहुत सारे कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे और आपको लगेगा कि क्वेश्चन इस तरीके की भी आ सकते हैं। और अगर आप नहीं भी कर पाए तो कंसेप्ट बहुत समझ जाएंगे बेटा, और वैसे क्यों नहीं कर पाएंगे जब आप करके जाएंगे तो चलिए अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। है क्या ये क्वेश्चन को समझते हैं सबसे पहले। सबसे पहले पढ़ो क्या हुआ है। इन्होंने बोला है कि लेड नाइट्रेट को हमने 1 लीटर पानी में डिसॉल्व किया है बेटा। चलो 1 लीटर पानी प्योर लिया है, यहाँ पर चेक करो। हमने ये बीकर में 1 लीटर पानी लिया है, इसमें हमने लेड नाइट्रेट को डिसॉल्व किया है। लेड नाइट्रेट सॉल्ड है हमारे पास, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि जो लेड नाइट्रेट होता है वो कंप्लीटली सॉल्यूबल, पहला कंसेप्ट कंप्लीटली सॉल्युबल होता है पानी में। यानी कि अगर तुम लेड नाइट्रेट को PbNO3 के होल ट्वाइस को पानी में डिसॉल्व करोगे तो पूरी फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगी और ये पूरी तरह कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाएगा, क्योंकि बेटा आपको पता है कि जो आयनिक स्ट्रॉन्ग आयनिक सॉल्ट्स होते हैं पानी में पूरी तरह घुल जाते हैं। अब आपको नहीं मालूम, मान के चलो आपको पता दिया ही नहीं है कितना है, मान के चलो आपने एक्स अमाउंट लिया, अगर आपने इसका T0 में एक्स अमाउंट लिया, शुरुआत में हमारे पास कुछ नहीं होता, इक्विलिब्रियम में आकर क्योंकि कंप्लीट सॉल्यूबल है तो पूरा का पूरा घुल चुका है। और ये आपको पता है इक्विलिब्रियम में यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, बचा हुआ। बचा कितना, 0 बचा। ये कितना बना, यहाँ पर 1x बना, x डिसॉल्व हुआ x बना, ये कितना बना, 2x बना। और PbNO3 ने कितने आयन दिए, एक आयन Pb कर दिया, 2 आयन NO3 को, तो I की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पर 3 हो गई। क्यों लिया मैंने, क्योंकि आयनिक सॉल्वेंट है। चलो क्या बोल रहे हैं, ये बन गया मेरा रिजल्टिंग सोल्यूशन। अब आगे पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो क्या बोला है। इन्होंने बोला कि रिजल्टिंग सोल्यूशन का जो बॉइलिंग, जब हम इसको बॉईल करते हैं, इसको आप हीट करते हो सोल्यूशन को, हीट करने के बाद जब आप बॉईल करते हो तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बेटा वो कितना आता है, 100.15। देखो ये आपने यहाँ इस फिगर में देखो, जब हमारे पास प्योर पानी होता है, आपको पता है ना 1 लीटर प्योर वाटर देखा, उसका कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है बॉइलिंग पॉइंट, ये आप सब जानते हो। कब होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। लेकिन जैसे ही हमने इसके अंदर लेड नाइट्रेट डाला बेटे, तो लेड नाइट्रेट ने क्या कर दिया, इसको पानी को उड़ने से रोक दिया, इसके बॉइलिंग पॉइंट को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, ज्यादा टेम्परेचर लगा इसको बॉईल करने में, कितना हो गया 100.15। यानी कि जो नया टेम्परेचर बना वो आया, वो कितना आया 100.15 डिग्री सेल्सियस किसका, सॉल्यूशन का। और पानी का कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ये देखो क्वेश्चन में दिया नहीं होता है, मैं खुद अंडरस्टूड होता है, मैं खुद अप्लाई करना पड़ता है। तो हमारे पास डेल्टा टीबी कितना आ जाएगा यहाँ पर बेटा, जितना चेंज हुआ बढ़ा फाइनल में से आप 100 माइनस कर दोगे तो कितना बचा, 0.15। अब डेल्टा टीबी क्या है, क्या है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम। आई क्यों लिए, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है। डेल्टा टीबी कितना आया 0.15। आयन कितने निकाले थे हमने यहाँ से 3। के बी की वैल्यू देखो फॉर्मूले में दे रखी है 0.5 होती, 0.52 है वाटर के लिए, लेकिन 0.5 ले क्योंकि क्वेश्चन में इतना दिया हुआ है। तो हम यहाँ से इसके आयंस निकाल लेंगे, किसके, लेड के, और इसके कंसंट्रेशन हमें मालूम चल जाएगा क्योंकि हमें पता नहीं था कि कितनी कंसंट्रेशन है। 0 बढ़ाएंगे, ये बन जाएगा 3, और ये बन जाएगा, ये बन गया 1/10 यानी कि 0.1। यानी कि इसके अंदर जो लेड के आयंस का कंसंट्रेशन है वो 0.1 आ गई, और नाइट्रेट की 0.2 आ गई। यानी कि जो पानी हमने घोला था, डिसॉल्व किया था 1 लीटर पानी में, उसमें लेड आया 0.1 और नाइट्रेट आया 0.2 कंसंट्रेशन इन दोनों की। ठीक है, यहां तक हम कर चुके हैं। अब आप क्या बोल रहे हैं, ये अब बोल रहे हैं कि इसी सॉल्यूशन में, जो सॉल्यूशन में आपके पास लेड के और नाइट्रेट के आना है, उसी में आपने 0.2 मोल्स ऑफ NaCl डाल दिया है, उसके बाद उसको फ्रीज किया है। मतलब जब डाल देते तो फ्रीजर में रखा है ठंडा करने के लिए। चलो बेटा देखो, ये देखो यहाँ पर क्या है, 1 लीटर जो लेड नाइट्रेट का था, इसके अंदर क्या है, लेड भी है कितना 0.1 मोलर, नाइट्रेट भी है कितना 0.2 मोलर। इसमें क्या डाल दिया, कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट क्या होता है, NaCl। और NaCl क्या होता है बच्चों, एक खतरनाक आयनिक, आपको पता है ना, फर्स्ट फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट। Na सोडियम किसमें फर्स्ट ग्रुप में आता है, उसके कंपाउंड्स आयनिक होते हैं। और आयनिक तो आपको, आयन तो Na तो मतलब सोडियम तो आपको पता ही है, NaCl कॉमन सॉल्ट तो पानी में कंप्लीटली घुल जाता है। तो इनिशियली आपने कितने लिए थे 0.2 मोल्स, फिर शुरुआत में कितने थे 0 0, इक्विलिब्रियम में कितने आए, कुछ नहीं बचा क्योंकि स्ट्रॉन्ग आयनिक सॉल्ट है, 0 बचा। ये कितना हुआ 0.2, ये कितना हुआ 0.2। अब जो मैंने पानी का मतलब जो लिया है बीकर, बीकर में क्या क्या है हमारे पास, लेड है कितना है 0.1, नाइट्रेट है कितना है 0.2, Na है कितना है 0.2, Cl है कितना है 0. ठीक है, ये हमारे पास आयन देखो यहाँ दिखा रखे हैं मैंने, यहाँ पर बना रखा है आपका, बता रखा है कि ये देखो NaCl सारे आयन इसके अंदर है, ये 4 आयन इसके अंदर घुले हुए हैं।
ठीक है बेटा, अब क्या हुआ? ये घुलते कैसे हैं? पानी के फ्रीजिंग होती है, अब ये फ्रीज कर रहे हैं मतलब टेम्परेचर को कम कर रहे हैं, फ्रीजर में रखा है, आप चेक करें थर्मामीटर लगाकर कि कितने पर फ्रीज हुआ है, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया है, कितना कम हुआ है? अब जो इन्होंने डेटा दिया है, ये इट इज बिग डेटा, ये अपने आप में बहुत खतरनाक डेटा है, -8 डिग्री सेल्सियस, मतलब आयंस ने बहुत इंटरफेयर किया है वाटर के मॉलिक्यूल को फ्रीज होने के लिए। फ्रीज का मतलब क्या होता है? अगर वाटर का मॉलिक्यूल है, तो वाटर के मॉलिक्यूल जो होते हैं, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, पानी में दूर-दूर होते हैं, और जब फ्रीज होंगे तो क्या होगा बेटा? पानी का मॉलिक्यूल पास-पास आएँगे और सॉलिडिफाई हो जाएँगे, यही तो होगा। लेकिन अगर आप आयन डालोगे तो जो आय पानी कैसा होता है? पोलर, इसके ऊपर 2 नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो क्या होगा? जो आयन्स है नेगेटिव और पॉजिटिव आयन्स, इसको चारों तरफ से घेर लेंगे, हर पानी के मॉलिक्यूल को घेर लेंगे, और क्या होगा? इंटरफेस बना देंगे। इन वाटर के मॉलिक्यूल को पास-पास नहीं आने देंगे, और आपको इनको फ्रीज़ करने में बहुत टाइम लग जाएगा, यानी कि बहुत नीचे तक बहुत ठंडा करना पड़ेगा, टेम्परेचर को बहुत कम करना पड़ेगा। तो कितना करा इन्होंने? -8। यहाँ पे मैंने बताया कि प्योर वाटर के मॉलिक्यूल्स को क्लोज़ आना होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम करनी होती है एक-दूसरे के बीच की, जिससे कि क्या हो जाए? फ्रीज़ हो जाएँ। लेकिन जैसे ही हम इसके अंदर आयन्स डालते हैं बेटा, तो इनके बीच में स्ट्रॉन्ग आयन डाइपोल अट्रैक्शन काम करना शुरू कर देते हैं, और ये बहुत कम टेम्परेचर पे आके फ्रीज़ होते हैं। देखो, ठीक है? इसी वजह से ये रीज़न है कि इसका फ्रीज़िंग पॉइंट -0.8 चेंज बदल गया। तो अब -0.8 बदला तो कितना हुआ? यानी कि हमारे पास कितना आया? डेल्टा जो नया टेम्परेचर आया टीबी में कितना चेंज आया नया, वो कितना -0.8 का आया। ठीक? टीबी जो आया कितने पर फ्रीज़ हुआ? टीएफ सॉरी, टीएफ बेटा। टीएफ कितना हुआ सॉल्यूशन का? -0.8 होता कितना है प्योर वाटर का? 0 होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक? तो चेंज कितना हुआ? डेल्टा टीएफ कितना हुआ? टीएफ नॉट माइनस टीएफ, यही तो होता है, 0 माइनस -0.8 आया है, कितना जगह 0.8 डिग्री सेल्सियस, डेल्टा टीएफ आ गया 0.8 डिग्री सेल्सियस। इतना चेंज आया, मतलब इतने आयन डालने के बाद फ्रीजिंग पॉइंट में इतनी कमी आई। आगे बढ़ो, क्या बोल रहे हैं? अब ये बोल रहे हैं कि फिर उसके बाद क्या हुआ? आपको PbCl2 की सॉल्युबिलिटी निकालनी है। इसका मतलब क्या हुआ बेटे? इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास क्या-क्या आयन्स हैं? मैंने बताए थे Pb2+, कौन से? NO3-, Cl-, Na+, ये थे हमारे पास। अब क्या हो गया? ये Cl और Pb क्या हो गए? आपस में चिपक गए, और इसमें क्या हो गया? डाइमराइज़ेशन हो गया। डाइमर बन गया, मतलब जो पीबी थे 2+ आयन और सीएल माइनस थे, पीबी कितने आए थे? 0.1, सीएल कितना था? 0.2। ये आपस में मिलकर इन्होंने बना दिया अपना PbCl2, डाइमराइज हो गया। ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होता है बेटा, कम घुलता है पानी में, और स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है, ये होता है। पानी में कम घुलता है, तो हम क्या करेंगे? ऐसे स्पेरिंग सॉल्युबल सॉल्ट के लिए एक नई टर्म इंट्रोड्यूस की गई थी, आपने क्लास 11th में पढ़ी, उसको बोलते हैं केएसपी। उसमें क्या होता है? PbCl2 भैया, सॉल्यूशन में क्या बचेगा? जब डाइमराइज हो जाएगा सॉल्यूशन के अंदर क्या बचेगा? क्या बचेगा बताओ? NO3 ने कुछ इंटरेक्शन नहीं किया, Na+ ऐसे का ऐसा ही, Na+ कंसंट्रेशन 0.23, NO3 की भी 0.23, लेड कितना? PbCl2 थोड़ा बचा रहेगा, और वो किसकी फॉर्म में थोड़ा-सा क्या करेगा? आयन देगा। देखो बेटा, चॉक जो होती है बहुत कम सॉल्युबल होती है, पर फिर भी थोड़ा-थोड़ा टर्बिड आता है सॉल्यूशन, मतलब बहुत कम सॉल्युबल होती है, पर फिर भी सॉल्युबल तो होती है कुछ हद तक। ऐसे PbCl2 भी सॉल्युबल होगा, बहुत कम होगा, कितना होगा वो हमें निकालना है, और ये 2 Cl- देगा, ठीक? और हमारे पास क्या हुआ? इस फॉर्म में हमारे पास सॉल्यूशन है। इस PbCl2 के लिए हम KSP इंट्रोड्यूस करेंगे। वो कैसे आता है? आपको पता है, इसकी सॉल्युबिलिटी अगर Pb की आप S मानोगे, उसकी 2S मानोगे, है ना? यही तो करते थे क्लास 11th में, जब हमने इक्विलिब्रियम पढ़ा था। PbCl2 को जब जब आपका डिसोसिएशन होगा, तो ये इसकी रिएक्शन फॉरवर्ड बहुत ज़्यादा होती है, बैकवर्ड कम होती है, नहीं बैकवर्ड बहुत ज़्यादा होती है, फॉरवर्ड कम होती है, कम बोलेंगे ना, तो फॉरवर्ड बहुत कम होगी। क्लियर हुआ, फॉरवर्ड बहुत कम, बैकवर्ड बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत सारे PbCl2 पड़े होंगे, लेकिन बहुत कम Pb और 2Cl- आपके सॉल्यूशन में आएँगे। कितने आए हमें नहीं पता, मान के चलो S आए। इसके कितने आए? मान के चलो 2S आए। तो KSP इसके लिए क्या होती है? S प्रोडक्ट ऑफ आयन्स की तो कंसंट्रेशन का होता है, S से निकलता है ना, तो ये जगह 4S3, तो KSP हमारा आ गया 4S3। अब हमारे पास 2 चीज़ें नोन है, ये तो हमें निकालना ही है, S भी नहीं पता। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा बेटे? हमने क्या निकाला? यहाँ पर डेल्टा टीएफ निकाला, कितना आया? 0.8 का चेंज आया। अब ये डेल्टा टीएफ हमारी मदद करेगा। देखो, डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू क्या होता है? आई इंटू के एफ इंटू एम होता है। के एफ की वैल्यू 1/8 होती है पानी के लिए, दे रखी है हमारे न्यूमेरिकल में, क्वेश्चन में।
और डेल्टा टीएफ हमने क्या निकाला, 0.8 निकाला। ठीक है, के एफ इंटू आई इंटू एम में ये कर देती हूँ और 0.8 की एफ की वैल्यू यहाँ 1.8 रख देती हूँ। ये एम आई या आई एम ये आ जाएगा। तो एम आई की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 0.8 अपॉन 1.8। जब सॉल्व करोगे तो ये 0.444 आएगा बेटा। एम आई आ गया मेरे पास 0.444, इक्वेशन 1। ठीक है, अब मुझे मुझे क्या करना है, इस एम आई की वैल्यू को मुझे सोल्यूशन में से निकालना है। मतलब ये है मोल्स, मोल्स ऑफ ions in solution। ये है moles of ions in resulting solution। ये कहाँ से आएंगे, ये रिजल्टिंग सॉल्यूशन में आयंस कहाँ से आएंगे, सॉल्यूशन में से ही आएंगे। क्या क्या देखो पीछे क्या क्या है, सॉल्यूशन में क्या क्या बचा है बेटे, इधर देखो। NO3 ने कुछ नहीं किया, 0.2 NO3 बचा है। और क्या, NaCl ने कुछ नहीं किया, 0.2 नहीं बचा है। और ये कितना बचा है, PbS बचा है। Cl कितने हो गए, 2s। ये आ गया मेरा Mi। कहाँ से, ये मोल्स ऑफ, किसके है, मोलालिटी मतलब मोल्स ऑफ आयंस। ठीक है, Mi की वैल्यू ये आ गई सोल्यूशन में से। अब हम इसको यहाँ पुट कर देते हैं। हमने सोल्यूशन से क्या निकाला, सोल्यूशन में से Mi निकाला कितना, 0.2। कितने बचे थे, NO3 0.2, Na लेड, PbCl2 डिसोसिएशन के बाद कितना बनाया था, S और Cl 2s। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 0.4 प्लस 3s। ये आ गई मेरी Mi की वैल्यू। इसे इक्वेशन 2 मान लो। अब देखो Mi, इक्वेशन 1 क्या था, ये था। क्या मैं इसकी इक्विवेलेंट रख सकती हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या करूं बेटा, 0.4 प्लस 3s इक्वल टू 0.444 हो जाएगा। 3s इक्वल टू हो जाएगा 0.444 माइनस 0.4, कितना आएगा, 3s इक्वल टू आ जाएगा 0.044। s इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.044 अपॉन 3। जब इसको सॉल्व करोगे 10 टू द पावर 3 नीचे आ जाएगा। इसे काटोगे तो कितना आएगा, 146, 14.6666 आएगा। तो आप इसको 14.7 कर लो। जब आप इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, एस इक्वल टू लिखोगे 147 कर लो। अयो एक सेकेंड, 147 इंटू 10 टू दी पावर, ये ऊपर जाके -3 हो जाएगा। ये था ना बेटा। जब आप इसको करोगे तो 147 10 टू दी पावर -4 लिखोगे एस की वैल्यू। ठीक, अब ये हमारा एस आ गया। अब हमने केएसपी निकालना था, केएसपी निकालना था। ये देखो, अब एस की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो हमें क्या है, केएसपी इक्वल टू क्या था, केएसपी हमारा आया था 4 इंटू एस क्यूब। तो जगह 4s कितना है, एस की वैल्यू हम पीछे निकाल चुके हैं 147, 147 10 टू दी पावर -4 का होल क्यूब। तो पावर तो मेरी कितनी हो जाएगी, 147 इंटू 147 इंटू 147 करोगे 10 टू दी पावर -12 करोगे। और जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे 147 की 3 टाइम्स तो आपके पास क्या मिलेगा, आप इसको सॉल्व करो, क्यूब रूट निकालो। आपको आता है ना तरीका निकालना। जब आप यहाँ से निकालोगे तो आपको मिलेगा 4 इंटू, यहाँ मिलेगा बेटे 1270609 टू दी पावर -12। इन सबको सॉल्व करके आप चेक करना, मिलेगा आपको। 147 का तरीका आता है ना क्यूब निकालने का। क्या करते हैं, पहले इसका क्यूब निकालते हैं, कितना आएगा 343 आएगा। फिर 14 का निकालते हैं, कितना आएगा वो आपको लिखना है 2744 आएगा। फिर क्या करते हैं, 14 इंटू 7 करते हैं, जो आएगा उसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इस 3 से करेंगे। और जो डिजिट आएगी उसकी मल्टीप्लाई करेंगे 147 से करेंगे। तब आपका ये आ जाएगा इसका क्यूब रूट। चेक, क्यूब रूट नहीं क्यूब, आप चेक करना तीनों बार मल्टीप्लाई करके। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये चीज नहीं आएगी 4 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ये पूरा सॉल्यूशन करके ये वाला पार्ट पोर्शन आएगा। फिर आप डिजिट को लेके आओ, हमें आंसर कितनी टर्म्स में निकाल, कितनी पावर में निकालना है ये चेक करो। यहाँ पर 10 टू द पावर 6 में, तो चलो हम 10 टू द पावर 6 में लेके आते हैं उसको। हमारे पास 12 में है तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट पीछे लेके आएंगे तो 12.706992 हो जाएगा 10 टू दी पावर -6। लेकिन ये क्या है, 5 से बड़ा है तो मैं इसको नियर अबाउट 13, क्योंकि मैंने यहाँ पर 1 मतलब 4 7 6 7 से ज्यादा ही आ रहा था तो मैंने इसको राउंड ऑफ किया था। तो नियर अबाउट 13 कर देंगे 10 टू दी पावर -6। तो इसका केएसपी वैल्यू आएगा कितना कम, देखो कितना कम कर दिया, -6 इतना। तो ये आ गया मेरा आंसर, यहाँ पर आएगा 13। ठीक है बेटा, तो इसमें आपने
क्वेश्चन में आपने क्या सीखा? आपने पहला कांसेप्ट ये सीखा कि PbNO3 कंप्लीटली सॉल्युबल होता है, फिर उसने आपने उसका आई निकाला। उसके बाद आपने यहाँ पर देखा कि फ्रीजिंग पॉइंट किस तरीके से मतलब बॉइलिंग पॉइंट किस तरीके से बढ़ता है, फिर आपने किस तरीके से कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी से आपने कंसंट्रेशन निकाली। फिर आपने यहाँ पर देखा कि आपने जब कोई दूसरा सॉल्ट उसके अंदर ऐड कर दिया, तो यहाँ पर देखो क्या हुआ कि NaCl डिसोशिएट हो गया। फिर आपने देखा इसके अंदर ये फिर आपने वहाँ पढ़ा कि PbCl2 आपको दिया हुआ था, तो आपने खुद ही अनुमान लगाया इसका मतलब PbCl2 बना है, उसका Ksp निकालना है, तो इसका मतलब क्या हो गया? Pb और Cl के बीच में कहीं न कहीं एसोसिएशन हुआ है, तो नंबर ऑफ आयन्स वहाँ पर बदल जाएँगे। तो यहाँ पर क्या हुआ इसके कारण जब उसको फ्रीज़ किया गया बेटे पानी को, तो उसमें आयन्स ने इंटरफेयर किया, पानी को क्या हुआ फ्रीज़ नहीं होने दिया अपने प्रॉपर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। तो क्या कर दिया उसने, पानी तो फ्रीज़ होने की कोशिश कर रहा है, पानी के मॉलिक्यूल पास-पास आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरे आयन्स हैं वो उन्होंने पानी को घेर लिया है, पानी के मॉलिक्यूल पास-पास नहीं आने दे रहे। जब पानी का मॉलिक्यूल पास-पास नहीं आएगा तो फ्रीजिंग कैसे होगी? उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसकी काइनेटिक एनर्जी उनके मूवमेंट को बहुत कम करना पड़ता है। वो कम कैसे होता है? टेम्परेचर कम करने से। वो इतना कम करा -8 डिग्री सेल्सियस पर जब करा इन आयन की प्रेजेंस में, तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट -8 डिग्री सेल्सियस इतना कम हो गया। इतना हो गया तो उसकी वजह से हमने क्या निकाल दिया? चेंज निकाल दिया फ्रीजिंग पॉइंट में। कितने का चेंज आया फ्रीजिंग पॉइंट में हमारा? 0.8 मतलब 8 का। 8 का नहीं 0.8 का। इसको टिक करेंगे 0.8 का। ठीक है? 0.8 का चेंज आ गया। उसके बाद हमने क्या किया? इसका डिसोसिएशन देखा जो कि स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, और फिर उसके बाद हमने क्या किया यहाँ पर, उसके बाद हमने क्या किया यहाँ पर, देखा कि कितने आयन्स हैं, हमने आयन्स निकाल दिए। फिर हमने देखा कि इस स्पेरिंग सोल्युबल सॉल्ट के लिए हमें क्या निकालना होता है? Ksp निकालना होता है। Ksp निकालने के लिए हमने यहाँ पर डिसोसिएशन एसोसिएशन दिखाया, फिर हमने Ksp की इक्वेशन लिखी, फिर हमने यहाँ से क्या निकाला बेटे? यहाँ से हमने डेल्टा TF का फॉर्मूला यूज़ करके हमने ऐसे Mi मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन्स निकाल दिए सॉल्यूशन के। और फिर हमें Mi की वैल्यू तो पता नहीं है, वो हमने कहाँ से निकाली? सॉल्यूशन में, रिजल्टिंग सॉल्यूशन में आयन्स कितने थे वो है Mi। तो हमने रिजल्टिंग सॉल्यूशन के आयन्स हमने यहाँ से निकाल दिए और दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करके यहाँ पर हमने सॉल्युबिलिटी निकाली है, एस वैल्यू निकाली है। सॉल्युबिलिटी कितने पर हमें सॉल्युबिलिटी नहीं पूछी है, सॉल्युबिलिटी भी पूछ सकते थे, बट उसने बोला Ksp बताओ, तो हमने Ksp के लिए ये इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करके आंसर निकाला। नियर अबाउट इंटीजर फॉर्म में देना था, 10⁻⁶ से 13 इसका आंसर आया। इट वाज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। आपकी कैलकुलेशन पावर चेक करिए एग्जामिनर ने यहाँ पर, अब कंसेप्ट चेक करें एग्जामिनर ने यहाँ पर। अचीवर सेक्शन में ये क्वेश्चन चला जाएगा बेटे, जो करेंगे उनका रैंक बहुत बढ़ जाएगी। इसमें बहुत सारे कंसेप्ट पूछे। ऑल दी बेस्ट, करते रहिए, फॉलो करिए, ऐसे ही शानदार कंसेप्ट के साथ मैं फिर वीडियोस लेते आऊंगी, और फिर लाइव क्लासेस भी बहुत जल्दी शुरू करने वाली हूँ। फॉलो करिए, शेयर करिए और लाइक भी